प्रीवियसली जो है हमने Django के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर में इतनी सारी चीज़ें कवर कर ली थी कि Django फ्रेमवर्क के अंदर मॉडल, व्यू और टेम्पलेट एक्चुअल में कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं, इसके अंदर हमें कितने सारे अलग अलग मेथड्स और मॉड्यूल्स मिलेंगे और वो क्या क्या काम करेंगे। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ हमने समझी थी फॉर्म्स, कि जो वेबसाइट बनाने के लिए HTML के फॉर्म्स बनाए जाते हैं, उसके लिए HTML फॉर्म्स के लिए Django फ्रेमवर्क हमें क्या फैसिलिटी दे रहा है। अभी इसके आगे और भी कुछ चीज़ें हैं जो बची हुई हैं, जो कि Django फ्रेमवर्क से रिलेटेड, इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। सो आज हम पहले उसको कवर करेंगे कि फ्रेमवर्क में जो फॉर्म है, जो फॉर्म की फैसिलिटी मिलती है, इसके आगे हमें और क्या मिलता है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, सो Django के अंदर हमको डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए कई सारी सेटिंग्स मिलती हैं और मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। सो हम बात करते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट प्रोसेस की। डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब कि जो काम हम व्यू फोल्डर के अंदर करेंगे, जो हम पाइथन लैंग्वेज की मदद से करेंगे, उसके लिए हमें कुछ यहाँ पर अलग से मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। सो हम उसको देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहली चीज़ तो कि Django के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोसेस होगा, उसके लिए हम क्या सेटिंग करेंगे, कैसे सेटिंग करेंगे। दैट मीन्स कि एक HTML पेज से डेटा लेके उसको व्यू तक पास ऑन करना। व्यू दैट मीन्स कि पाइथन लैंग्वेज उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद में एनालिसिस के साथ में वो उसको डेटाबेस मतलब कि मॉडल तक भेजेगा, और मॉडल फिर उस एंट्री को लेकर डेटाबेस के टेबल तक पास ऑन करेगा। इससे रिलेटेड जो हमको सेटिंग करनी पड़ेगी, उस सेटिंग का पूरा ओवरव्यू हम समझेंगे कि ये कैसे काम करेगा। और इसके साथ में इसकी पूरी एक फुल लिस्ट है सेटिंग्स की, जिसको कि हम देखेंगे कि सेटिंग्स के अंदर हम किस किस तरीके की क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं और वो क्या क्या बेनिफिट हमको दे रहा है। इसके अलावा Django फ्रेमवर्क के अंदर एक्चुअल में हम बहुत सारे एप्लीकेशंस बना सकते हैं। Django फ्रेमवर्क हर एक डेवलपमेंट को एज ए एप्लीकेशन काउंट करता है। तो इसके अंदर जब हम बात करेंगे आगे, जब हम फ्रेमवर्क के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, तो एक्चुअल में हम जो कुछ बनाएंगे वो एक एप्लीकेशन ही होगा। तो उस एप्लीकेशन का ओवरव्यू, कि जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं उसकी फ़ाइल कहाँ जा रही है, कहाँ स्टोर हो रही है, कैसे उस पर हम आगे वर्क कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा जब भी हम कोड करते हैं तो कुछ एक्सेप्शन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कि हर एक लैंग्वेज में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन सबसे मिलते हैं। तो वैसे ही Django के अंदर भी हमें कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं। हम उसको देखेंगे कि वो क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट Django फ्रेमवर्क का, जो कि हमें Django के अंदर एक बना बनाया एडमिन पैनल देता है। तो उसके लिए हमें इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्चुअल में वो कोड जैसे ही हम Django इंस्टॉल करते हैं वो रहता तो है, लेकिन हमें उसे इंस्टॉल करना, एक्टिवेट करना पड़ता है। तो उसके लिए जो Django एडमिन है, और Django एडमिन को यूज़ और हैंडल करने के लिए हमें एक बनी बनाई फाइल मिलती है manage.py की। ये Django एडमिन और manage.py जो फाइल है, इसका क्या वर्क है, ये कैसे कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, हम कैसे इसके थ्रू अपना Django का एडमिन पैनल ओपन करेंगे, उस सभी चीज़ों के लिए जो ओवरव्यू है हम वो समझेंगे। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे एडिंग कस्टम कमांड्स होते हैं, जिनका यूज हम करके बहुत आसानी से एडमिन में मॉडिफिकेशन करना है, फील्ड्स के डेटा को फैच करना है, डेटाबेस के फील्ड डेटा को फैच करना है। क्योंकि एडमिन पैनल अगर हमें बनाया बनाया मिल रहा है, मतलब कि इसके लिए लॉगिन पैनल भी पहले से बनाया गया है। हम कैसे एडमिन पैनल जो है Django फ्रेमवर्क के अंदर कैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में
हम अगर डेटाबेस में कोई टेबल बना रहे हैं तो उस टेबल से रिलेटेड डिटेल्स कैसे हमें एडमिन पैनल में मिल रही है, हम कैसे एडमिन पैनल में यूज़र की डिटेल्स को मैनेज करेंगे, एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे। क्योंकि एक एडमिन पैनल का मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है कि जो भी यूज़र की एंट्री डिटेल्स डेटाबेस में स्टोर हो रही है वो सब कुछ एडमिन पैनल पे दिखाया जाए। कि कितने नंबर ऑफ, एज्यूम कर लेते हैं कि हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हम करवा रहे हैं, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर हुए हैं उनको एडमिन देखना चाहता है। दैट मीन्स कि स्कूल का मैनेजमेंट देखना चाहता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी तक रजिस्टर हुए, वो उसको एडमिन पैनल पे दिखाया गया। अब एक एडमिन उस डिटेल के साथ क्या कर सकता है? उस डिटेल के अंदर हो सकता है कोई डिटेल भरने में गलती हुई हो, उसको एडिट किया जा सकता है, उसमें अपडेट किया जा सकता है, या कोई स्टूडेंट की पूरी डिटेल गलत है, हम उसको पूरी तरीके से डिलीट कर दें, या हम नया पूरा का पूरा डिटेल जो है वो इंसर्ट करें। सो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो एडमिन हैंडल करता है। तो उसी के लिए हमें यहाँ पर जब हम जेंगो को इंस्टॉल करेंगे तो जो एक फ़ाइल का स्ट्रक्चर बनेगा पूरा का पूरा, जैसे हमने बात की कि फ्रेमवर्क के अंदर हमको MVC का स्ट्रक्चर मिलता है एंड जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर हमको MVT का स्ट्रक्चर मिलता है। इसका मतलब ये है कि जेंगो के अंदर हमें एक फ़ाइल स्ट्रक्चर बनाया मिलेगा और उस फाइल स्ट्रक्चर के अंदर फोल्डर्स होंगे जिसमें कि 3 फोल्डर मॉडल, व्यू और टेम्पलेट के एग्जिस्ट करेंगे, वो वहाँ पर होंगे, जिसके अंदर कि हम अपने अलग अलग कैटेगरी के कोड को ले जाकर सेव करेंगे और यही फ्रेमवर्क हमारे कोड को मैनेज करेगा अच्छे तरीके से। इसके अलावा जेंगो के अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ मिलती है, टेस्टिंग के यूज केस मिलते हैं। मतलब कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने बात की कि सबसे पहला फेज़ होता है वेब डिज़ाइनिंग का। तो वेब डिज़ाइनिंग का काम कौन करता है? वेब डिज़ाइनर करता है। लेकिन अब स्टार्टिंग में हमको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, जेंगो फ्रेमवर्क समझना है, तो डिज़ाइनिंग भी हम ही कर रहे हैं। उसके साथ में डेवलपर जो होते हैं, दैट मीन्स कि प्रोग्रामिंग जो करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो पाइथन लैंग्वेज की मदद से हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स जनरेट करेंगे। वो सारा कोड हम व्यू फोल्डर के अंदर ले जाके रखेंगे। इसी तरीके से एक होता है डेटा मैनेजर, जो कि डेटा मैनेजमेंट करता है, डेटाबेस की क्वेरीज कैसी रन करनी है, क्या लिखना है उसके अंदर, वो सारा काम वो करता है। लेकिन हम यहाँ पर सीख रहे हैं, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर डेटाबेस की कनेक्टिविटी के साथ में डेटाबेस की क्वेरीज की, डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, टेबल के अंदर फील्ड्स जनरेट करना, उसके अंदर यूज़र की इंफॉर्मेशन को ले जाके स्टोर कराना, ये सारा काम हम करेंगे। इसी तरीके से जब एक प्रोजेक्ट बनता है तो एक होता है टेस्टर, जो कि टेस्टिंग करता है कि कोड के अंदर कोई खामी तो नहीं, कोई गलती तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो सारा काम एक टेस्टर का होता है। लेकिन जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर हमें कुछ बहुत ही अच्छे यूज केस के टेस्टिंग केस मिल जाते हैं, जो कि हमारे डेवलपमेंट के टाइम पे ही हमें, अगर हम कोडिंग में किसी तरीके की बग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट्स या किसी लॉजिक में गड़बड़ी किए हैं, तो वो जेंगो का टेस्टिंग यूज केस जो है वो हमको बता सकता है। तो इन टेस्टिंग यूज केस के हम इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे कि ये क्या है, कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद में हम अलग से खुद क्या कहते हैं टेस्टिंग यूज केस को लिखेंगे, राइटिंग। इसके साथ में हम इनको रन करेंगे एंड रन टेस्टिंग। इसके अलावा हमको कई सारे बनाए टूल्स मिलते हैं टेस्टिंग के। सो हम क्या करेंगे, इनको इंक्लूड करेंगे कि इंक्लूड टेस्टिंग टूल्स की, जैसे कोई भी थर्ड पार्टी टूल्स हैं जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसको हम अपने जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, और कुछ एडवांस टॉपिक्स टेस्टिंग से रिलेटेड वो हम देखेंगे। इसके अलावा एट द लास्ट जब हम टेस्टिंग करते हैं तो लास्ट चीज़ होती है डिप्लॉयमेंट। तो हम जेंगो के अंदर डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं अपने प्रोजेक्ट का, उसका पूरा का पूरा ओवरव्यू। इसके अलावा दो अलग अलग तरीके के सर्वर होते हैं, एक होता है WSGI सर्वर एंड एक होता है AS
WSGI सर्वर्स। इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे डिटेल में कि ये WSGI सर्वर्स क्या होते हैं और AGI सर्वर्स क्या होते हैं। इसके बाद में अगर हमें डिप्लॉयमेंट करना है तो हम कैसे एक स्टैटिक जो फाइल्स होती हैं, स्टैटिक फाइल्स को हम कैसे डिप्लॉय करेंगे। स्टैटिक फाइल्स का मतलब वेब डेवलपमेंट में हमेशा हमें दो तरीके की फाइलें मिलती हैं। एक होती है स्टैटिक फाइल, दैट मीन्स कि उसके अंदर कुछ भी हमको चेंज नहीं करना है, कोई भी एंट्री या कुछ नहीं हो रहा, हमने बस एक बार बना दिया और वो वैसा दिख रहा है। जैसे कि जब हम किसी भी साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे एक पेज होता है अबाउट अस का। अबाउट अस एक बार बना के रख दिया जाता है, उसमें उसके बाद में चेंजेस नहीं होते हैं, या कभी कभार हो रहा है तो हम उसको मैन्युअली जाकर चेंज करते हैं। तो वेबसाइट की कुछ ऐसी फाइलें जिनको कि बार बार चेंज नहीं करना है, जैसे कि टर्म और कंडीशन की फाइल, उसको हम एक बार बना देते हैं, इसके बाद में उसके अंदर मॉडिफिकेशन जल्दी कुछ करना नहीं होता है। तो स्टैटिक फाइल्स का डिप्लॉयमेंट कैसे होता है। इसके अलावा अगर हम ईमेल सिस्टम कर रहे हैं तो ईमेल के अंदर अगर कोई एरर्स हो रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रैकिंग कोड एरर्स इन ईमेल्स। ये फैसिलिटी भी हमको Django के अंदर मिलती है जब हम कोड डिप्लॉयमेंट करते हैं। इसके साथ में बहुत सारे चेकलिस्ट हमको मिलते हैं अलग अलग तरीके के। तो चेकलिस्ट डिप्लॉयमेंट मतलब कि जब हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो उस समय हमको कई सारे चेकलिस्ट मिलते हैं। सो अगर हम बात करें चेकलिस्ट की तो ये डिप्लॉयमेंट चेकलिस्ट। ये तो बात हुई कि डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर हम क्या क्या वर्क करेंगे, सेटिंग करने से लेकर एप्लीकेशन का ओवरव्यू, जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें एक्सेप्शंस क्या क्या होंगे, और Django का एडमिन पैनल क्या होता है, manage.py फाइल के थ्रू हम कैसे उसको मैनेज करते हैं, टेस्टिंग यूज केस और डिप्लॉयमेंट एट द लास्ट, जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फाइनल में तो उसको हम डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे। इसके अलावा हमको जो एडमिन पैनल मिल रहा है Django के अंदर, हम उसको भी समझेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कोड कर रहे हैं बस कोड करने से हमको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो जब हम एडमिन पैनल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एडमिन की साइट जो होती है उसके बारे में पूरा समझेंगे। एक्चुअली हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं किसी भी फ्रेमवर्क की चीज़ को। फ्रेमवर्क का जो मतलब है वो ये ऐसा है, जैसे मान लो कि हम एक मोबाइल ख़रीदते हैं और हमें मोबाइल के बारे में पहले से नहीं पता है, तो उस मोबाइल को चलाने के लिए हमें एक यूज़र गाइड मिलता है कि आप उस यूज़र गाइड को पढ़ो, इसके बाद में मोबाइल को चलाओ। जैसे कई बार होता है कि हम मोबाइल चला भी रहे होते हैं तो उसमें कई सारे एडवांस फीचर्स होते हैं जो हमें नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं, हम या तो यूट्यूब पे जाकर लिखते हैं कि मेरे मोबाइल का क्या कहते हैं, मेरा मोबाइल जो है एप्पल आईफोन 11 है, एप्पल आईफोन 11 की स्पेशल फीचर्स, तो हम जाके वहाँ पे चेक करते हैं, अच्छा आईफोन 11 के अंदर ये स्पेशल फीचर्स हैं। वैसे ही फ्रेमवर्क जो है ये भी एक तरीके से बना बनाया स्ट्रक्चर है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस फ्रेमवर्क के अंदर हमें क्या क्या खूबियाँ मिल रही हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं, कितने सारे ऑप्शंस हैं, कितने सारे यूज केस हैं, कितने सारे इसके अंदर हमको क्लासेस ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या काम करेंगे, कैसे कैसे वर्क करेंगे। हम अभी पूरा का पूरा फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर और सिनेरियो केवल समझ रहे हैं कि हम कैसे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी चीज़ किस किस काम में क्या क्या मदद करेगी और कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे इसको यूज करेंगे। फ्रेमवर्क कितने डिवाइड, कितने सेक्शंस में टूटा हुआ है, कौन कौन सा सेक्शन क्या क्या काम कर रहा है, कैसे किस किस लेवल के किस किस तरीके के कोड को मैनेज कर रहा है, हम ये सारी चीज़ें फ्रेमवर्क के अंदर देखेंगे। लेकिन अब फ्रेमवर्क में जंप करने से पहले इन सारे यूज केस, इन सारे चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अभी हम पहले इन सारी ओवरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल ओवरव्यू ले रहे हैं हम अभी Django फ्रेमवर्क का। सो फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे यूज केस ऑप्शंस हैं। तो वैसे ही Django के अंदर हमको बना बनाया एडमिन पैनल मिलता है, क्योंकि अगर पहले से कोई प्रोजेक्ट कोई वेबसाइट पे वर्क किया हो तो हम मैन्युअली जब एडमिन पैनल बनाते हैं, मान लो हम PHP जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए सबसे इजी टू यूज माना जाता है, उसके अंदर भी अगर एडमिन पैनल बनाया जाए तो एडमिन पैनल का मतलब क्या होता है,
मान लो कि मैं एज अ यूज़र हूँ और मुझे एक वेबसाइट बनवानी थी, मैं आपके पास आया और मैंने कहा कि ऐसा है सर कि मुझे एक वेबसाइट बनवानी है जिसके अंदर की मेरा क्या कहते हैं स्कूल का काम है और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनकी फ़ीस मैनेज करने में मुझे तकलीफ़ हो रही है और मेरे पास जितने टीचर्स हैं कौन कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, मुझे बहुत सारी फाइलें पलटनी पड़ती हैं। तो आप ऐसा करो, एक वेबसाइट बना दो जिसमें कि नया स्टूडेंट जो आ रहा है उसका एडमिशन हो जाए वहीं से, और वो फ़ीस सबमिट कर रहा है तो उस फीस कितनी सबमिट की, कब कब सबमिट कर रहा है, कितनी फ़ीस बच रही है, कितनी फ़ीस उसने जमा कर दी, और क्या कहते हैं टीचर को मैं मंथली कितनी सैलरी दे रहा हूँ, किसको कितनी सैलरी दी, कितनी अभी बची हुई है। इसके बाद में ये सारा काम होने के बाद में मुझे आप एक एडमिन पैनल बना के दे देना, ताकि मैं पीछे से आराम से बैठ के ये देख सकूं कि साल में मुझे कितना बेनिफिट हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितनी फ़ीस आई, कितनी फ़ीस नहीं आई। उन सारी चीज़ों के लिए मुझे एडमिन पैनल मिल गया तो मैं पीछे से आराम से बैठ के ये समझ जा रहा हूँ कि हाँ ठीक है, क्या कहते हैं इस महीने में 10 स्टूडेंट नए रजिस्टर एडमिशन किए हैं और उनमें से मुझे 4,000 रुपये अभी फ़ीस कलेक्ट हुई है, 8,000 रुपये अभी बचा हुआ है, और जो टीचर्स हैं मैंने उसको इस मंथ में 8 टीचरों को सैलरी दे दी है, 4 टीचर की सैलरी अभी बची हुई है। ये सारा कुछ मुझे क्या हो रहा है उसी एडमिन पैनल से बैठे बैठाए पता चल जा रहा है, मुझे उसके लिए फाइल्स पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो एडमिन पैनल एक्चुअल में डेवलपर बनाकर देता है। अब डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है। लेकिन अगर हम कभी भी किसी भी एडमिन पैनल की बात करें तो हम हमेशा वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, मतलब कि जितना कुछ डेटा है उसको रिफाइन करके सही तरीके से दिखाते हैं एडमिन को, जिससे कि वो अपने किसी भी बिजनेस के ग्रोथ को समझ पाए कि क्या ग्रोथ हो रहा है, कितने यूज़र आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। तो वो हमारे ऊपर होता है या वो यूज़र के ऊपर होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो क्या क्या चीज़ें चाहता है अपने एडमिन पैनल पे। तो वैसे ही जो इस तरीके के यूज केस होते हैं वैसा ही कुछ जेंगो पहले से समझ के इसके लिए हमें एक बना बनाया अपनी तरफ से बनाकर एडमिन पैनल दे देता है। तो हमको बस क्या करना होता है, जब हम जेंगो फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के साथ में एक्टिवेट करते हैं, तो हम अपने एडमिन पैनल को लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद में वहाँ पे हमको जो जितने ऑप्शंस मिल रहे हैं वो सारे ऑप्शंस क्या हैं उसको हम समझेंगे पहले ऑप्शन में जो कि लिखा हुआ है एडमिन साइट। इसके बाद में दूसरी चीज़ होगी कि हम ये देखेंगे कि एडमिन के अंदर कितने सारे एक्शंस हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, न्यू यूज़र ऐड करना, दैट मीन्स कि रजिस्ट्रेशन करना, एडिट या अपडेट करना, डिलीट करना, मॉडिफिकेशन करना, या क्या कहते हैं टेबल के अंदर जो स्टूडेंट हैं डेटाबेस के अंदर जो इस मंथ में रजिस्टर हुए एडमिशन्स हैं उन सारे स्टूडेंट की मैं CSV फाइल एक्सेल फाइल में रिपोर्ट डाउनलोड कर लूँ, या इस मंथ में जितनी भी फ़ीस आई है जितने भी क्लासेस की उनकी मैं रिपोर्ट डाउनलोड कर लूँ, या मैं ग्राफ देखना चाहता हूँ ग्राफिकल फॉर्म में कि इस मंथ में कितनी फ़ीस आई है, जैसे एक्सेल सीट में ग्राफ्स होते हैं अप डाउन वाले। उस तरीके से बहुत सारे यूज केस जो हैं वो हमें जेंगो के अंदर मिल जाते हैं। तो उसको हम देखेंगे कि जेंगो के अंदर कितने सारे एक्शंस हमको मिलते हैं। इसके अलावा पूरा प्रॉपर हम एडमिन का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो समझेंगे कि इसके अंदर क्या कहते हैं एडमिन के अंदर हम कैसे जब भी कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उस टेबल से ऑटोमेटिक डेटा फेच होके हमें एडमिन पैनल में कैसे मिल जा रहा है। उसके लिए हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर्स एक कॉन्सेप्ट होता है वो समझेंगे कि कैसे जब भी हम कोई यूज़र से फ्रंट एंड से डिटेल्स ले रहे हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें एडमिन पैनल में मिल रही है। ये सारी चीज़ें हम इस एडमिन में समझेंगे। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सिक्योरिटी। हर एक फ्रेमवर्क के अंदर हमें सिक्योरिटी के लिए अच्छे से अच्छे टेक्निक्स मिल जाते हैं और बहुत सारे यूज केसेस मिल जाते हैं जिससे कि हमें सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जेंगो के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो जेंगो के अंदर जो यूज केसेस हमें मिल रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे
पूरा का पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि सिक्योरिटी के लिए हमें कौन कौन से मेथड्स मिल रहे हैं, मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, कीवर्ड्स मिल रहे हैं जिनका हम यूज करेंगे, और कोड के अंदर हम कोई भी कंडीशंस या लॉजिक्स लगा रहे हैं उसको हम कैसे सिक्योर वे में लगाएं। जैसे कि यूज़र हमको इनपुट में डिटेल्स तो दे रहा है, लेकिन डिटेल्स के अंदर क्या कोई उसने कोड छिपा के तो नहीं दिया, कोई ऐसा जावा स्क्रिप्ट या जे क्वेरी का कोड लगा कर दिया हो जो कि डेटाबेस में जाते ही डेटाबेस की सारी टेबल्स को ही डिलीट कर दे। इस तरीके के यूज केसेस को फिल्टर करके पहले ही समझ लेना, और उनको जो भी उसके अंदर ऐसा कोड हो जो सस्पिशियस हो उसको डिलीट कर देना। इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिक्योरिटी चेक पॉइंट होते हैं जिसको हमें चेक करना होता है। इसके अलावा जेंगो के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज जो होती हैं उनको डिस्क्लोज करना, मतलब कि हम कैसे कैसे जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर सिक्योरिटी के अलग अलग लेवल की फंक्शनैलिटी मेथड्स को यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो किसी भी वेबसाइट के साथ होती है उसका नाम है क्लिक जैकिंग। ये हैकिंग की चीज़ होती है कि हमने कोई वेबसाइट बनाई है, उसको हैक करने में ये एक क्लिक जैकिंग जो होता है ये यूज़ होता है। इसमें किया क्या जाता है कि हमारे फॉर्म्स, जो कि सबसे पहला एंट्री पॉइंट होता है, क्योंकि एक यूज़र को एक फॉर्म मिलता है जिसमें कि वो कोई भी एंट्री दे रहा है और उसको हम उठाकर अपने डेटाबेस तक ले जाकर स्टोर कर रहे हैं, या हमने कहीं कोई लूप होल छोड़ दिया है जिसकी वजह से कि कोई भी हैकर बहुत इजीली हमारे डेटाबेस तक पहुंच सकता है। तो वो अगर डेटाबेस तक पहुंच गया, उसको अगर हमारे डेटाबेस का नाम, उसके फील्ड्स पता चल गए, टेबल के पता चल गए नाम, तो वो बहुत आसानी से उनको डिलीट या मॉडिफाई या उसके अंदर डेटा को करप्ट कर सकता है। तो एक क्लिक जैकिंग प्रॉब्लम होती है जिसके लिए हमें जेंगो के अंदर क्लिक जैकिंग प्रोटेक्शन मिलता है। तो हम ये भी समझेंगे कि हम कैसे क्लिक जैकिंग से बचते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी में एक हमको मिलता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी प्रोटेक्शन। मतलब कि कभी कभी होता है कि जैसे हमारी साइट है और हम अपनी साइट में चाहते हैं कि हम फेसबुक के थ्रू यूज़र को लॉगिन कर लें, या हम चाहते हैं जीमेल के थ्रू यूज़र को लॉगिन कर लें, या जैसे कि अभी का केस चल रहा है कि कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 के केस में जो वर्ल्ड वाइड एक रिपोर्ट जनरेट हो रही है, हम चाहते हैं कि उस रिपोर्ट को अपनी साइट में इंटीग्रेट करके दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, एक थर्ड पार्टी वेबसाइट की डिटेल्स को लेकर हम अपनी साइट में इनबिल्ड कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो इस तरीके की क्रॉस साइट जो रिक्वेस्टिंग होती है उसमें भी फ्रॉजरी का प्रॉब्लम होता है। या कई बार यूज केस देखे होंगे कि कोई यूज़र है जिसने बैंक की साइट समझ के उसने वहाँ पर ट्रांजैक्शंस किए और वो एक फ्रॉड साइट निकली और उसने पैसे खा लिए। तो इस तरीके की फेक फ्रॉजरी अगर हो रही है तो उससे हम अपनी साइट को कैसे प्रोटेक्ट करें, उसके लिए जेंगो के अंदर हमें कई सारे यूज केसेस मिलते हैं जिसको कि हम देखेंगे। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि क्रिप्टोग्राफिक साइनिंग। मतलब कि आजकल पहले का समय था कि जब जैसे पीएचपी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग जब नए नए कोडिंग करते हैं तो जब वो पासवर्ड को सेव कराना होता है यूज़र के, तो वो प्लेन टेक्स्ट में सेव कराते हैं, जिसको कि हम डेटाबेस में जब जाएं तो वहाँ पर हम देख सकते हैं, वो प्लेन में हमको दिखता है। लेकिन अब जैसे बड़ी साइटें हैं या बहुत सारे डेवलपमेंट में जब भी हम यूज़र के पासवर्ड को सेव कराना होता है तो उसको हम इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव कराते हैं, ऐसे फॉर्म में जिसको कि आप डेटाबेस तक पहुंच भी गए तब भी वहां पर आप डायरेक्ट यूज़र की पासवर्ड को देख नहीं सकते हो। तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिथम्स मिलते हैं। तो वही केस है यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक का। इसको भी हम देखेंगे कि हमको कैसे पासवर्ड प्रोटेक्शन जेंगो के अंदर मिलता है। सो ये केसेस क्या हैं सिक्योरिटी के, कि हम सिक्योरिटी के लिए जेंगो के अंदर क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं। इसके अलावा एट द लास्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर एकदम लास्ट वाला यूज केस है कि
जब भी कभी हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वेब डेवलपमेंट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वेबसाइट का परफॉर्मेंस और वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन। कि मान लो कि हमने वेबसाइट तो बनाई लेकिन वेबसाइट इतनी हैवी हो गई कि उसको खुलने में 2-4 मिनट लग जा रहा है। तो इतना मिनट अगर लग रहा है तो यूज़र तो इतनी देर वेट करेगा ही नहीं, वो तो 30 सेकंड के अंदर भाग जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा 30 सेकंड तक आपकी साइट पे रुकेगा। लेकिन आपकी साइट अगर गोल 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 घूम रही है तो इतनी देर वेट नहीं करेगा और वो छोड़ के चला जाएगा। तो इसके लिए बस हम ये देखेंगे कि इसका ओवरव्यू कि हम जेंगो के अंदर अपना जब एट द लास्ट पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद में वेबसाइट के परफॉर्मेंस को चेक करके मेज़र करना, और मेज़र करने के बाद में क्या कोई कंडीशन या कोई लॉजिक ऐसा है जो कि हमारी साइट को लोड होने में टाइम लगा रहा है या रिस्पांस को लेकर आने में टाइम लगा रहा है, तो उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करें। उसके लिए भी हमें यहाँ पर कई सारे यूज केसेस मिलते हैं जिसको कि हम यूज कर करके देखेंगे। ये पूरी की पूरी बात हुई कि हम जेंगो के अंदर क्या क्या चीज़ें करेंगे। अब एकदम लास्ट में कुछ टूल्स जिसको कि हम यूज करेंगे वेब एप्लीकेशन के लिए। सो कुछ कॉमन वेब एप्लीकेशन टूल्स हैं जिसका हम यूज करेंगे जेंगो के अंदर। और ये टूल्स क्या क्या हैं एक बार हम ये भी देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कैचिंग, ठीक है। कैचिंग का यूज बहुत ज़्यादा होता है आजकल। वेबसाइट जो नोटिस किया होगा आपने कि हम एक बार वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन उसके बाद में अगर हमारे पास नेट ना रहे तब भी हम अगर उस साइट को दोबारा से ओपन करते हैं तो वो उस पूरी वेबसाइट की एक इमेज हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर चुका रहता है, जिसको हम कहते हैं कैचिंग का कॉन्सेप्ट। तो कैचे जो बनाता है कैचे फाइल, उससे वो क्या करता है, दोबारा जब कभी भी हम साइट को ओपन कर रहे हैं तो वो फास्टली ओपन कर रहा है, क्योंकि उसने उस वेबसाइट की एक इमेज एक फाइल पूरा का पूरा हमारे क्या कहते हैं सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि हम जब ब्राउज़र यूज करते हैं, ब्राउज़र को नोटिस करोगे, अगर हम मोबाइल में भी ब्राउज़र यूज कर रहे हैं तो नोटिस करोगे कि अगर हमने सबसे पहले ब्राउज़र को इंस्टॉल किया है तो वो 20-25 MB का फाइल होगी, लेकिन आप उसको 2-4-10 दिन महीने भर अगर यूज कर रहे हो, इसके बाद में उसकी साइज़ को देखने जाओगे तो 200-300 MB में हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि हम जितनी वेबसाइटें ओपन करते हैं उस वेबसाइट के अंदर जितनी इमेजेस मिलती हैं, वो वीडियोज़ मिलती हैं, उन सबको वो क्या करता है, उठा के हमारे मोबाइल के अंदर कैसे फाइल के अंदर स्टोर करके रख देता है कैसे फाइल में। तो उसी की वजह से हमारे मोबाइल डिवाइस का स्टोरेज बढ़ जाता है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है कैचे का। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जब हमारा ब्राउज़र स्लो हो जाता है तो इसके लिए सजेशन किया जाता है कि आप अपनी कुकीज़ फाइल को उड़ा दो, हिस्ट्री को उड़ा दो जाकर सेटिंग में से। तो उससे क्या होगा, जितनी भी कुकीज़ होगी कैसे होगा, जो भी टेम्परेरी फाइल्स डाउनलोड हुई वो सब हट जाएंगी और आपका ब्राउज़र फिर से नए तरीके से काम करना चालू कर देगा। इसके अलावा लॉगिन का कॉन्सेप्ट कि हम यूज़र का लॉगिन अगर करा रहे हैं तो लॉगिन कराने में कैसे हम सिक्योरली लॉगिन कराएं, कैसे हम क्रॉस वेरीफाई करें कि ये कोई फ्रॉड थर्ड पार्टी से ज़बरदस्ती हमारी साइट पर लॉगिन करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके अलावा वेबसाइट के अंदर हम मेल कैसे भेजते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी वेबसाइट हो उसके अंदर कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म ज़रूर होता है। और कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म का मतलब क्या होता है कि मान लो कि हमने एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाया है कि आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, और आप मेरी साइट पे आते हो, वहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट अस में लिखा कि आपका नाम क्या है, आपकी इंक्वायरी क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। जब आप सेंड करोगे तो सेंड करते ही एक मेल मुझे मिलेगा कि न्यू इंक्वायरी जनरेटेड। वो कहाँ मिलेगा मुझे, मेरी ईमेल पे मिलेगा, जो भी ईमेल से मैंने अपना सेटिंग किया है। और वहीं पे एक ईमेल आपको मिलेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अभी अभी हमारी साइट पे इंक्वायरी जनरेट की है, आपको जल्द ही कांटेक्ट किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, ईमेलिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो वो हम कैसे यूज करेंगे, इसमें हमको उसके लिए लाइब्रेरी मिलती है, उस लाइब्रेरी का हम कैसे यूज करेंगे। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है पेजिनेशन का।
पेजिनेशन का मतलब कि मान लो जैसे गूगल सर्च का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि जब आप गूगल पे जाते हो और कुछ भी सर्च करते हो तो आप नोटिस करते हो सबसे ऊपर क्या मिल जाता है कि विद इन अ सेकेंड आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ सर्च रिजल्ट्स आकर मिल चुके हैं। जब आप स्क्रॉल करके एकदम नीचे जाते हो तो आपको दिखता है कि स्टार्टिंग के 10 सर्च रिजल्ट जो हैं वो आपको सामने के पेज में मिल रहे हैं। उसके बाद में नीचे नंबरिंग रहती है 1 2 3 4 डॉट 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 करके लास्ट पेज का नाम। यही कॉन्सेप्ट होता है पेजिनेशन का। ये क्यों किया जाता है? जब हमारे पास एक साथ 2 4 10 हज़ार लाख करोड़ रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि एक ही पेज का हिस्सा है, तो अब वो पूरी की पूरी डिटेल अगर हम एक बार में लोड करा दें तब तो सिस्टम ही बैठ जाएगा, यूज़र का सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पेजिनेशन की मदद से उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जिससे होगा क्या कि ठीक है, हमने रिजल्ट तो सर्च किया और रिजल्ट सर्च होने के बाद में 1 करोड़ रिजल्ट आ गया, लेकिन हम उस 1 करोड़ रिजल्ट में से केवल स्टार्टिंग के 10 रिजल्ट आपको एक बार में दिखा रहे हैं। फिर आपको आगे देखना है तो अगले 10 रिजल्ट आप देख लो। तो इसके लिए यूज किया जाता है पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट, जो हम देखेंगे। इसके अलावा सेशन सुना होगा कि सेशंस क्या होते हैं। सेशंस को हम यूज करेंगे। सेशन का मतलब होता है कि जब यूज़र किसी भी प्लेटफॉर्म पे लॉगिन होता है तो लॉगिन होने के साथ में जब तक वो लॉग आउट नहीं होता तब तक उसकी सारी एक्टिविटीज़ को सेशन के थ्रू स्टोर करके रखा जाता है। इसका एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं, सेशन 2 तरीके के होते हैं। एक तो अगर हम किसी बैंकिंग साइट पे हैं या किसी सिक्योर साइट पे हैं तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड सेशन यूज होता है, मतलब कि एक बार हम आगे बढ़ गए तो हम पीछे नहीं आ सकते। जैसे कि IRCTC का केस, IRCTC की साइट पे अगर आपने लॉगिन किया और आप क्या कहते हैं ट्रेन सर्च किया है, ट्रेन सर्च करने के साथ में आपने बुकिंग पे चले गए और बुकिंग पे ट्रेन डिटेल्स आ गई, फॉर्म आ गया, फॉर्म फिलअप किया, इसके बाद में आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैंने तो गलत ट्रेन चूज़ कर लिया, मैं बैक बटन दबाता हूँ और पीछे चला जाता हूँ। आप जैसे ही बैक बटन दबाओगे क्या होगा, वो वहाँ पर आपको सीधे उठा के ले जाके रख देगा लॉगिन के पेज पे। क्यों? क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप आपके सेशन को काउंट तो कर रहा था, लेकिन वो सिक्योर साइट है, वो आपको इतना मौका नहीं देता कि आप बार बार घूमो फिरो और इसके बाद में चेक करते रहो। लेकिन वहीं पर एक एग्जांपल है ई-कॉमर्स साइट जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन। इनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि यूज़र आया है, वो चाहे जो मर्जी वो देखे लेकिन वो भाग के जाए ना, प्लेटफॉर्म को ना छोड़े। तो मान लो आपका मन हुआ, आप मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल देखते देखते आप मोबाइल के सेक्शन में गए, आपने मोबाइल के सैमसंग क्या कहते हैं मोबाइल सेक्शन में गए, आपने माइक्रोमैक्स का मोबाइल देखा, माइक्रोमैक्स का मोबाइल देखते देखते आपको याद आया कि ओहो मुझे तो ग्रोसरी लेनी है। आपने ऊपर से सर्च किया, ग्रोसरी पे चले गए। ग्रोसरी में गए तो आप मान लो कि कोई ग्रोसरी देख रहे थे, तब तक आपको याद आया कि मुझे कुछ और लेना है, तो आप बैक चले गए। तो आप जितनी बार भी आगे जाओ पीछे जाओ, आपका हर एक सेशन काउंट हो रहा है, लेकिन वो आपको लॉग आउट नहीं होने देगा। या आप अगर लॉगिन भी नहीं हो तब भी आप उसके अंदर अगर कोई भी चीज़ चेक कर रहे हो, स्टेप आगे 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 जाते जा रहे हो, इसके बाद में बैक कर रहे हो, तब भी वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। ये सब कुछ हैंडल किया जाता है सेशन के थ्रू। तो हम देखेंगे कि सेशन का यूज पाइथन के अंदर ज़ेंगो के अंदर हम कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब कि जो भी यूज़र हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सब कुछ आगे फॉरवर्ड करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि वो डेटा सही है कि नहीं। ये था हमारा सारा का सारा यूज केस जो कि हम ज़ेंगो के अंदर करेंगे। और एट द लास्ट जब हम कल से स्टार्टिंग करेंगे, दैट मीन्स कि नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम अब आगे सबसे पहले अपना ज़ेंगो फ्रेमवर्क जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के साथ में ही हम इसके अंदर एक एप्लीकेशन एज अ एग्ज़ाम्पल पहले से ही बना के चलेंगे और उसी के थ्रू सबसे पहले हम पूरा का पूरा अपना बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। कि सबसे पहले तो हमारा टेम्पलेट आ गया कि हम टेम्पलेट कैसे HTML की फ़ाइल का टेम्पलेट कैसे बनाएंगे। टेम्पलेट बनाने के साथ में उसको हम अपने व्यू दैट मीन्स कि पाइथन लैंग्वेज के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। और उसके साथ में फिर एट द लास्ट जब हम सब कुछ कर लेंगे तो हमारे मॉडल से उसको कैसे कनेक्ट करेंगे।
सो कल का हमारा काम ये रहेगा कि हम सबसे पहले अपना जेंगो का फ्रेमवर्क इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के साथ में हम एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाकर उसी के साथ में सीखते चलेंगे। जब हम वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन सेटअप कर लेंगे उसके बाद में फिर हम वन बाय वन जो अभी तक हमने ये पूरा का पूरा डिस्कशन किया है ये सारा का सारा वन बाय वन हम देखेंगे, क्योंकि अभी अगर हम इन टॉपिक्स को देखने जाएंगे तो इसमें आपको ऊब आने लगेगी और मन हटने लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे और उस एप्लीकेशन को बनाने के साथ में जब हम ये समझ जाएंगे कि ठीक है टेम्पलेट में कैसे वर्क हो रहा है, कंट्रोलर कैसे काम कर रहा है और मॉडल कैसे काम कर रहा है, तो उसके बाद में फिर हम ये सारे के सारे यूज केस वन बाय वन देखते चले जाएंगे। ठीक है डन, आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। कल से हम अपने जेंगो का इंस्टॉलेशन और उस पर वर्क स्टार्ट करेंगे।